मेरी पत्नी ने मेरे पर झूठा मेंटेनेंस का और डीवी का केस किया हुआ है। कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद मेरी वाइफ बोलती है तुम केवल पुरुष हो, तुम एटीएम हो हमारे लिए केवल, इसके अलावा हमारे लिए कुछ भी नहीं हो। मेरे साथ भी पिछले 3 महीने से यही हो रहा है। 2 महीने मैंने ही 5 बार कोशिश करी सुसाइड की, अब नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। पूरी फैमिली मेरी इधर से उधर भटक रही है। ना जेंडर न्यूट्रल लॉज होने चाहिए। और मैं कहाँ से पैसे दूं, मैं अपने बच्चे पालूं दो, या मैं नौकरी करूं, या मैं कहाँ जाऊं। मैं तो हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ तो मुझे इससे मुक्त किया जाए, इस झूठे केसेस से। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे लीगल सिस्टम में 11 मेजर लॉ ऐसे हैं जो कंप्लीटली एंटी मैन यानी कि आदमियों के खिलाफ है। और यही वजह है कि आज हमारी सोसाइटी में लाखों औरतें सालों से आदमियों को प्रताड़ित करती आ रही हैं, आदमियों को फंसाती आ रही हैं। आपको पता है, इंडिया में रजिस्टर होने वाले रेप केसेज में से 74% रेप केसेज कंप्लीटली फेक होते हैं, जिन्हें लड़कियों के द्वारा सिर्फ इसलिए रिपोर्ट किया जाता है ताकि लड़कों को फंसाया जा सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन कानूनों की जिनका गलत तरीके से फायदा उठाया जाता है कुछ औरतों के द्वारा आदमियों को प्रताड़ित करने के लिए, यानी कि फेक केसेस फाइल करने के लिए। इसके अलावा हम समझेंगे कि किस तरह से हमारे देश में कानूनों का मिसयूज किया जाता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हैं दिल्ली के शिव कुमार, जो कि 45 साल के एक डिसेबल आदमी हैं, जिन्हें कैंसर है और उन्हें पैरालाइटिक अटैक भी आ चुका है। इनकी जीरो सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी वाइफ को डिवोर्स के बाद एलिमनी देना पड़ रहा है, जिसे वो क्राउड फंडिंग करके दे रही है। उसी तरह कोलकाता में तो एक मैट्रिमोनियल स्कैम पकड़ा गया है, जिसमें एक लड़की ने 3 बार शादी की और तीनों के ऊपर फेक केसेस फाइल करके तीनों से एलिमनी का पैसा वसूला है। इस तरह के फेक केसेस की लिस्ट बहुत लंबी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो कानून है उनमें सिर्फ औरतों को ही प्रोटेक्शन दी गई है। लेकिन उन आदमियों का क्या जिनके ऊपर फेक केसेस फाइल करके उन्हें फंसाया गया है। मेरी पत्नी ने मेरे पर झूठा मेंटेनेंस का और डीवी का केस किया हुआ है। मैं तो हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ तो मुझे इससे मुक्त किया जाए, इस झूठे केसेस से। कोई भी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, जहाँ भी जा रहे हैं मोटे पैसे मांगे जा रहे हैं। 5 लाख 10 लाख 20 लाख ऐसे मांगे जा रहे हैं जहाँ भी जा रहे हैं, सिर्फ चार्जशीट को हल्का करने के लिए 10-10 20-20 लाख की मांग हो रही है। कहाँ से लाएंगे हम लोग 10-20 लाख? और ये केस जो है, ये फॉल्स केस आपकी वाइफ ने लगाए हैं? मेरी वाइफ ने लगाए फॉल्स केस। 2 महीने हो गए आज। और हाल ही में अतुल सुभाष का केस तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसकी वाइफ ने 9 फेक केस फाइल किए थे उसके ऊपर और 3 करोड़ रुपए एलिमनी की मांग की थी, जिसकी वजह से अतुल ने अपनी जान दे दी। औरतों के द्वारा जिस कानून के लूप होल्स का इस्तेमाल कर आदमियों को प्रताड़ित किया जाता है, या फिर यूं कहें कि उन्हें एटीएम की तरह ट्रीट किया जाता है, वो है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का सेक्शन 18। ये सेक्शन क्लियरली बोलता है कि एक हस्बैंड को ही ऑब्लिगेशन है कि उसे अपनी वाइफ को लाइफ टाइम मेंटेनेंस यानी कि खर्चा देना पड़ेगा। लेकिन इस सेक्शन के साथ दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो मेंटेनेंस क्या होगा, कितना होगा, इसका जिक्र कहीं पर भी नहीं किया गया है। तो इसी का फायदा उठाया जाता है कुछ लालची औरतों के द्वारा, और आदमियों के खिलाफ इस सेक्शन का इजीली मिसयूज किया जाता है। जैसे कि हमने शुरुआत में दिल्ली के शिव कुमार के केस में देखा, उसे अपनी वाइफ के मेंटेनेंस के लिए 5 लाख रुपए देना पड़ा, जो उन्होंने क्राउड फंडिंग करके दिया था। क्योंकि मेंटेनेंस को लेकर जुडिशरी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने तो यहां तक कह दिया था कि हस्बैंड को मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, फिर चाहे उसे वो भीख मांग कर देना पड़े, उधार लेकर देना पड़े, या फिर चोरी करके ही क्यों ना देना पड़े। जैसे कि अतुल सुभाष के केस में हमने देखा कि उसकी वाइफ ने 3 करोड़ रुपए की एलिमनी मांगी और उसके बच्चे के खर्चे के लिए 2 लाख रुपए अलग से हर महीना, जिसे बाद में फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक ने 40,000 रुपए महीना कर दिया था। असल में दोस्तों, इस कानून को उस समय लाया गया था जब औरतों के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं थे। उनके पास ना तो कोई जॉब हुआ करती थी और ना ही किसी तरह के रिसोर्सेज। तो डिवोर्स के बाद औरत की जिंदगी कैसे कटेगी, इसी वजह से इस कानून को उस टाइम लाया गया था। लेकिन आजकल दोस्तों लड़कियां पढ़ी लिखी भी हैं, उनके पास जॉब भी है और वेल सेटल्ड भी हैं, बावजूद उसके वो हस्बैंड से मेंटेनेंस या एलिमनी की डिमांड करती हैं। और सच पूछो दोस्तों, तो आजकल इस मेंटेनेंस के नाम पर हस्बैंड्स को लूटा जा रहा है पत्नियों के द्वारा। जितना मन करे मुंह फाड़कर उतनी रकम वो मांग लेती हैं, फिर चाहे उसका हस्बैंड उतनी रकम देने की हैसियत रखता हो या नहीं रखता हो, इससे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। 10-10 20-20 लाख की मांग हो रही है, कहाँ से लाएंगे हम लोग 10-20 लाख? और सबसे ज्यादा शर्म की बात तो यह है कि जब बच्चा वाइफ की अनऑफिशियल कस्टडी में रहता है तो हस्बैंड को उससे मिलने भी नहीं दिया जाता। एक और दिक्कत दोस्तों यह है कि फैमिली कोर्ट में सिर्फ पत्नी की सुनी जाती है, हस्बैंड की कोई नहीं सुनता। ऊपर से हस्बैंड को और उसकी फैमिली वालों को बुरी तरह से हरास भी किया जाता है। 8 महीने हो गए, कोई ऑब्जेक्शन का रिप्लाई लड़की से नहीं मांगा जाता है। वो लड़की यूएस घूम रही है, उसको पैसे की जरूरत नहीं, वो खाली हरास कर रही है पैसे के लिए मुझे, जिसकी वजह से बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और कई लोग अपनी जान भी दे देते हैं दोस्तों।
1 साल पहले मेरी जॉब भी चली गई क्योंकि बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया। मेरा 1.5 साल से डिप्रेशन का इलाज चल रहा है, मानसिक संतुलन खराब हो गया था मेरा। इस कानून में एक और प्रावधान ये है दोस्तों कि ये सेक्शन वाइफ को सेपरेट करने के बाद भी हस्बैंड को मेंटेनेंस के लिए मैंडेट करता है, बेशक उसका हस्बैंड वाइफ की मर्जी से या मर्जी के बिना उसे छोड़कर कहीं चला जाता है। तो देखिए किस तरह से मिसयूज किया जाता है इस सेक्शन का। इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि वाइफ की मर्जी से या मर्जी के बिना हस्बैंड कहीं उसे छोड़कर चला जाता है तो हस्बैंड को मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। अब जरा सोचिए, अगर कोई हस्बैंड जॉब के लिए कहीं दूर रहता हो और उसकी वाइफ अचानक से कुछ पैसों के लिए उस पर एक केस फाइल कर दे कि उसका हस्बैंड उसकी मर्जी के बिना उससे दूर रह रहा है, तब क्या होगा? और ये केस साल दर साल चलते रहते हैं जिसमें हस्बैंड और उसकी पूरी फैमिली को टॉर्चर किया जाता है। इन झूठे केसेस की वजह से हस्बैंड की जॉब चली जाती है, यहाँ तक कि जमीन जायदाद तक बिक जाती है। दोस्तों आज 4 महीने हो गए मेरी फैमिली को भटकते हुए इधर से उधर। पूरी फैमिली मेरी इधर से उधर भटक रही है। फादर मेरे शॉपकीपर है, दुकान बंद पड़ी है ढाबा में, घर में मेरे ताला पड़ा हुआ है। एक और सेक्शन जिसका बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाता है लड़कों के खिलाफ, वो है सेक्शन 375 रेप। तो आईपीसी सेक्शन 375 के हिसाब से रेप सिर्फ औरत का ही हो सकता है। इस लॉ को इतना ज्यादा जेंडर वाइज्ड फ्रेम किया गया है कि रेप कब कंसीडर किया जाएगा, इसके लिए भी ऑफेंस एक्टिविटी में एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस तरह से एक विमेन या उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डैमेज कर सकता है, इससे ही डिफाइन किया जाता है और कुछ नहीं। इसके अलावा सेक्शन 375 का सब सेक्शन 4 काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसके हिसाब से अगर कोई औरत किसी आदमी को सेक्सुअल इंटरकोर्स का कंसेंट देती भी है और वो भी तब जब उसको लगता है कि आगे जाकर उसके साथ उसकी शादी होने वाली है, तो इस केस में अगर वो लड़का आगे जाकर शादी के लिए मना कर देता है तो इस एक्ट को रेप कंसीडर किया जाएगा। एंड इस केस में शादी होने वाली थी या नहीं, इसे प्रूव करने के लिए कहीं पर कोई भी प्रोविजन नहीं दिए गए। तो आप ही बताइए ये कैसे प्रूव होगा कि उस लड़के ने ये कहा होगा कि हम आगे चलकर शादी करेंगे। खैर, एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक साल 2012 के निर्भया केस के बाद बड़ी संख्या में रेप केस रिपोर्ट होने लगे थे, जो एक्चुअली एक अच्छी बात भी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन रेप केसेस में से 74% रेप केसेस कंप्लीटली फेक थे। फॉर एग्जांपल, साल 2018 में एमपी के जबलपुर में एक लड़की ने 6 साल में 10 रेप केसेस फाइल किए थे, लेकिन फिर बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उसके द्वारा फाइल किए गए सभी रेप केसेस फेक थे। उसी तरह साल 2015 दिल्ली का सरबजीत वाला केस तो आपको ध्यान ही होगा, जब जसलीन कौर नाम की एक लड़की ने सरबजीत नाम के एक लड़के पर फेक केस फाइल किया था कि उसने उसके साथ छेड़छाड़ की है। 4 साल तक यह केस चला और साल 2019 में जब कोर्ट का वर्डिक्ट आया तो सरबजीत निर्दोष पाया गया। लेकिन दोस्तों तब तक सरबजीत की इज्जत, रिश्ते और इवन करियर सभी कुछ खत्म हो चुका था और जनता के साथ साथ मीडिया ने भी सरबजीत को दिल्ली का दरिंदा और न जाने क्या क्या टैग दे दिया था। लेकिन पता है, इस केस के दौरान एक चीज ये पता चली कि इस सब का नेगेटिव इंपैक्ट सिर्फ लड़कों पर ही पड़ता है, लड़कियों का कुछ नहीं बिगड़ता। क्योंकि इस केस के दौरान सरबजीत का करियर तो पूरी तरह खत्म हो चुका था, लेकिन वो लड़की जिसने सरबजीत के खिलाफ झूठा केस फाइल किया था वो अपनी हायर स्टडी के लिए कनाडा चली गई थी। फॉर्चुनेटली इस केस में सरबजीत के माथे पर लगा कलंक तो कोर्ट ने हटा दिया, लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। लोगों की जिंदगी चली जाती है झूठे केसेस में कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते। इसी से रिलेटेड एक और सेक्शन है गैंग रेप, सेक्शन 376D। यहाँ भी एक आदमी को अपराधी माना जाता है क्योंकि औरत तो कभी रेप कर ही नहीं सकती, जबकि ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए हैं जहां पर औरतों ने इस तरह के क्राइम कमिट किए गए हैं। जैसे कि साल 2012 में 4 औरतों ने मिलकर जलंधर के एक आदमी का गैंग रेप किया था। लेकिन कानून के मुताबिक औरतों के द्वारा किए गए रेप या गैंग रेप के मामले में ऐसा कोई सेक्शन है ही नहीं जिससे कि औरतों को कन्विक्ट किया जा सके। तो अगर ऐसा कोई क्राइम आदमियों के खिलाफ होता भी है तो उसे अननेचुरल ऑफेंस के अंडर ही कन्विक्ट किया जाता है और अननेचुरल ऑफेंस में सिर्फ 10 साल की ही सजा मेंशन की गई है। इसके अलावा सेक्शन 354 किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, सेक्शन 354B मोलेस्टेशन, सेक्शन 354C वॉयरिज्म यानी कि किसी की प्राइवेट फुटेज या वीडियोस लेना, एंड सेक्शन 354D स्टॉकिंग। अब ये जितने भी सेक्शन मैंने बताए हैं, अगर इन सभी को ध्यान से पढ़ा जाए तो समझ में आता है कि ये इतने ज्यादा जेंडर वाइज्ड हैं कि इनका बहुत ही इजीली मिसयूज किया जा सकता है, सिर्फ बदला लेने के लिए या फिर लड़कों को फंसाने के लिए। फॉर एग्जांपल, सेक्शन 354D स्टॉकिंग को ही ले लीजिए। इसमें ऐसा मेंशन है कि अगर कोई आदमी किसी औरत को फॉलो करता है या फिर उसे रिपीटेडली कांटेक्ट करता है, वो भी तब जब उस औरत को उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो औरत उस आदमी पर स्टॉकिंग का केस फाइल कर सकती है। लेकिन उसका क्या जब कोई औरत ऐसा करे? बट अगेन ऐसा कोई सेक्शन है ही नहीं, ना ही कोई ऐसा कानून है। तो सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं?
देखिए, ये इस तरह के जितने भी कानून हैं वो उस टाइम के लिहाज से अप्रोप्रिएट थे जब उन्हें बनाया गया था, लेकिन आज टाइम बदल चुका है। अब हम इक्वलिटी की बात करते हैं। आज लड़कियां पढ़ लिख रही हैं और एम्पावर हो रही हैं, तो उनके द्वारा इन सेक्शंस का, इन कानूनों का इजीली मिसयूज किया जा रहा है। इसीलिए इन कानूनों को आज के मुताबिक बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लीगल सर्विस ऑफ इंडिया के मुताबिक हमारे लॉज को जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज में रीड्राफ्ट करना चाहिए। बेसिकली जहां जहां भी मैन लिखा हुआ है उसे पर्सन से रिप्लेस कर देना चाहिए, और जहां जहां भी वाइफ या हस्बैंड लिखा हुआ है उसे स्पाउस से रिप्लेस कर देना चाहिए। इसके अलावा जिस तरह से बच्चों को विमेंस राइट्स के बारे में बताया जाता है, उसी तरह मेंस राइट्स के बारे में भी बताया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से विमेंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, उसी तरह मेंस डे को भी सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि हम जितनी अहमियत विमेंस डे को देते हैं उतनी अहमियत मेंस डे को नहीं देते। तो आप क्या कहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।